हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिक ज्ञान में। मेरा नाम है राहुल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मनरेगा ड्यूरिंग लॉकडाउन। आपको पता होगा कोरोना वायरस पैंडमिक के कारण हमारे देश में लगभग 2 महीने का लॉकडाउन रहा। इस लॉकडाउन में सारी की सारी इकॉनमिक एक्टिविटीज़ बंद थी, ओनली इसेंशियल एक्टिविटीज़ चल रही थी। ऐसी स्थिति में इस लॉकडाउन से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए वो थे हमारे मजदूर वर्ग। ये मजदूर वर्ग वो है जो सुबह कमाते थे और रात को फिर जो कमाया उसे खाते थे। ये वो लोग मजदूर वर्ग है जो जितना काम करते थे उतनी उनकी सैलरी मिलती थी। मीन्स अगर 15 दिन महीने में काम करे तो 15 दिन की उनकी सैलरी मिलती थी और उसी 15 दिन में फिर उन्हें अपना पूरा महीना काटना पड़ता था। तो ये वो मजदूर वर्ग था और इसी कारण से कोरोना वायरस पैंडमिक में जो लॉकडाउन हुआ वो इन्हीं को ज़्यादा प्रभावित करा। ये लोग जनरली कोई मजदूरी का काम करते थे, इधर उधर रिक्शा चलाते थे। ये सारे वो लोग हैं। जब लॉकडाउन हुआ और जब इन्हें लगा कि अब शहर में इनके लिए रोज़गार नहीं है और शहर में ये रह नहीं सकते, तो ये सारे के सारे मजदूर लोग अपने घरों की तरफ चले गए। तो जो वहाँ की राज्य सरकारें थी, मीन्स इन मजदूरों का जो होम स्टेट थे, वहाँ की राज्य सरकारों ने इन्हें रोज़गार देने के बारे में सोचा कि जब ये सारे मजदूर लोग यहाँ आएंगे तो इन्हें कहाँ से रोज़गार दिया जाएगा। तब इन मजदूरों को जो रोज़गार दिया गया वह दिया गया था मनरेगा से इन मजदूरों को रोज़गार दिया। तो लॉकडाउन के टाइम पे मनरेगा ने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक रोल निभाया, एक मेजर रोल जिसे कहते हैं वो निभाया है इस लॉकडाउन में। क्योंकि कोरोना वायरस के टाइम पे जब सारे के सारे मोस्ट ऑफ द इकॉनमिक एक्टिविटीज़ बंद है, सारे मजदूर अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, मजदूरों के पास ना रोज़गार है ना कुछ। ऐसी स्थिति में उनकी लाइवलीहुड, उनकी जो रोजी रोटी है वो खतरे में रहती है। तो ऐसी स्थिति में अगर मनरेगा उन्हें काम देता है तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है। और अभी थोड़ी देर में मैं फिगर्स बताऊंगा कि फिगर्स में कि कितने लोगों को मनरेगा के अंतर्गत जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से काम दिया गया है। तो आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि मनरेगा ने लॉकडाउन के टाइम पे कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है मज़दूरों की लाइफ में करा है और मनरेगा कैसे ये एक्ट और स्कीम कहूँ मैं इसे इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव, इतना ज़्यादा प्रभाव इन्होंने इन मज़दूरों की ज़िंदगी पर डाला है। तो मनरेगा लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा स्टेप कहें कि एक बहुत बड़ा स्टेप के तौर पर इसमें इस्तेमाल हुआ है। कि आपको पता था कि जैसे आपको पता होगा कि इकॉनमिक एक्टिविटीज़ जो है लॉकडाउन के टाइम पे वो सारी की सारी स्टॉप थी, यानी कि बंद हो रखी थी और माइग्रेंट वर्कर अपने घरों की तरफ जा रहे थे। अब वो होम स्टेट में भी ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पे कुछ है, बस जस्ट कि उनका फैमिली वहाँ पे, वो वहाँ पे उनके साथ रहना चाहते हैं, इसलिए उस साइड जा रहे थे, पर रोज़गार उन्हें वहाँ पे भी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जब सारे के सारे इतना बड़ा सेक्शन जो है वो अपने घरों की तरफ वापस जा रहा है, पलायन कर अपने घरों की तरफ, तो इतने बड़ी सेक्शन को कहाँ से रोज़गार दिया जाए। तो अप्रैल के मिड में ये एक रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई थी कि जो भी मनरेगा मजदूर हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में मनरेगा मजदूर लगे गए हैं, उनका लॉकडाउन पर कोई असर नहीं, मनरेगा का काम चालू हो सकता है। तो उस टाइम पे मनरेगा के टाइम पे 95 लाख वर्कर मीन्स 95 लाख वर्कर जो है अप्रैल में मनरेगा के अंतर्गत उन्हें काम दिया गया है। ओके, ये डेटा जो है न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो जो न्यूज़पेपर में जो डेटा है ये रिसेंट डेटा है, तो न्यूज़पेपर से लिया गया है। तो अप्रैल 2020 में ये 95 है और 95 लाख है और कहा जा रहा है कि ये लोवेस्ट है, मीन्स बहुत सालों से जो है उसका ये लोवेस्ट है। और जब रिस्ट्रिक्शन सारी ख़त्म कर दी गई थी मनरेगा के लिए कि मनरेगा पे मजदूर जा सकते हैं, चाहे लॉकडाउन हो चाहे ना हो, जा सकते हैं, तो मई मंथ में 3.05 करोड़ मीन्स लगभग 3 करोड़ लोग जो है मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे थे। और जो जून है, मैं वीडियो बना रहा हूँ जुलाई 2 को, तो जून है जो ये थर्ड वीक ऑफ जून है, उस टाइम तक 2.84 करोड़ लोगों को मनरेगा के अंतर्गत काम मिल गया था। तो सोच सकते हैं आप कि कितना बड़ा सेक्शन है उसे मनरेगा के अंतर्गत काम मिल रहा है। सिर्फ ये नहीं कि जो माइग्रेंट वर्कर है सिर्फ उन्हीं को काम मिला है, नहीं, रूरल एरियाज़ में रहते हैं उन्हें भी इसके अंतर्गत काम दिया गया है। जैसे कि आप अगर रूरल एरियाज़ में या कोई भी
वर्कर जो रूरल एरियाज़ में है, तो रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में अगर लॉकडाउन के कारण जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बंद हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उनमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ऐसे स्थिति में अगर मनरेगा उन्हें वो सपोर्ट देता है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मेजर रोल जो है मनरेगा लॉकडाउन के टाइम पे निभा रहा है। ये लॉकडाउन के टाइम पे एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि मनरेगा में आप जो भी काम करते हो, पहला बेनिफिट उसका ये है कि वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, कि मीन्स आपने जितना भी काम करा है आपके अकाउंट में उसका पैसा आ जाएगा। तो करप्शन का कोई चक्कर नहीं, डिले भी नहीं होगा। सरकार जब चाहेगी तुरंत के तुरंत मनरेगा अकाउंट्स में सारा का सारा पैसा भेज सकती है। एंड हमने देखा कि पूरे के पूरे लॉकडाउन में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का कितना ज़्यादा प्रयोग और मैं कहूँ तो सदुपयोग करा गया है। जैसे कि कई किसान धारकों का जो पीएम किसान योजना के अंतर्गत थे, उन्हें एडवांस पेमेंट दे दी गई। मनरेगा वर्करों को डायरेक्ट पेमेंट दे दी गई उनके अकाउंट में तुरंत के तुरंत, की जिससे उनके लाइवलीहुड पर कोई असर ना पड़े। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप साबित हुआ है मेरे हिसाब से, मनरेगा का खोलना ड्यूरिंग द लॉकडाउन। और उस लॉकडाउन के टाइम पे मनरेगा ने जो जितना उससे एक्सपेक्ट किया था, आई थिंक उससे भी कई ज़्यादा इम्पैक्ट जो है लोगों की लाइफ में डाला है। तो मनरेगा के बारे में ये तो हो गई कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन मनरेगा ने क्या किया। अब मनरेगा के थोड़े बहुत बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बेसिक्स क्या है, उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स या उसके क्रिटिसिज्म क्या क्या रहे हैं अभी तक में, तो जानते हैं। और क्या सजेशन हो सकते हैं मनरेगा को लेकर। ओके, तो बेसिक्स तो ये है कि मनरेगा जो है एमजी नरेगा, तो ये 2005 में एक एक्ट लाया गया था जिसे नरेगा नाम से जाना जाता था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 के नाम से जाना जाता था। पर 2010 में इसे एमजी नरेगा मीन्स महात्मा गांधी लगा के इसे एमजी नरेगा कर दिया गया। इस एक्ट के अंतर्गत एवरी हाउस होल्ड, जो जितना भी हाउस होल्ड है जो रूरल एरियाज़ में है और जो मनरेगा के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जितना भी रूरल हाउस होल्ड है जो मनरेगा के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उन्हें 100 दिन का काम गारंटीड 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मीन्स मिलता है। इन केस अगर कोई हाउस होल्ड है उसे नहीं मिलता तो उससे दे दिया जाता है, 100 दिन का मिनिमम दिया जाता है। ओके, एंड इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो फोकल कहेंगे या जो इसे फोकस है ना, वो ग्राम पंचायत है। कि अगर किसी हाउस होल्ड को अपना कार्ड बनवाना वो ग्राम पंचायत संपर्क करेगा, या उसे अगर काम चाहिए तो वो ग्राम पंचायत या ग्राम सभा में एप्लीकेशन देगा। 15 दिन के अंदर अगर उसे काम दिया जाएगा। अगर उसे काम नहीं दिया जाता है तो उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की द्वारा चलाई जाती है। ओके, तो मनरेगा का जो ऑब्जेक्टिव है, मेनली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा इज़ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। ओके, तो मेन मकसद था जो कि मनरेगा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो जनरेट एम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरिया। मैं इसका ऑब्जेक्टिव जो कि मैंने वेबसाइट से लिया है, मैं वो भी डिटेल वो पढ़ देता हूँ। ओके, द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एम्स एट enhancing the livelihood security of the people in the rural areas by guaranteeing 100 days of a wage employment in financial year to a rural household whose adult member volunteer to do unskilled manual work। मीन्स कि ऐसा कोई सा भी हाउस होल्ड जिसका एक अडल्ट मेंबर 18 ईयर से अबव मीन्स वो अनस्किल्ड वर्क मीन्स मनरेगा के अंतर्गत अनस्किल्ड वर्क ही होता है, तो अनस्किल्ड वर्क करने के लिए तैयार है, सो ही कैन डू वर्क अंडर द मनरेगा। ओके, तो वो मनरेगा के अंतर्गत काम कर सकता है। और इसका मेन मोटिव यही था कि रूरल एरिया में सोशल अपलिफ्टमेंट किया जाए, उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और उनका सामाजिक विकास किया जाए। तो मीन्स जनरेट द एम्प्लॉयमेंट की मेन मकसद था जनरेट एम्प्लॉयमेंट, कि अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उनका सोशल डेवलपमेंट होगा। इससे हमारा जो अर्बन की तरफ माइग्रेशन है वो रिड्यूस होगा। एंड काफ़ी ज़्यादा मनरेगा के अंतर्गत जैसे जो जॉब दिया जाता है उसमें ड्यूरेबल असेट्स मीन्स एक असेट्स बनाने के जो गांव में काम आ सके, ऐसे असेट्स बनाने पे फोकस रहता है। इसके बारे में इसके बाद पॉजिटिव जो है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि एक सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करता है, कि लोगों का सोशल डेवलपमेंट हो, तो लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। जब लाइवलीहुड जो रूरल एरियाज़ में ये करीब प्रोवाइड करेगा तो इससे सोशल अपलिफ्टमेंट और ये सोशल डेवलपमेंट इनका होता है। ओके, अगर इन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता विद इन द 15 डेज 15 दिन के अंदर अगर उन्हें डिमांड करने पर अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता तो उन्हें अन्य
एम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाता है कि उन्हें अलाउंस दे दिया जाता है कि वो जब तक उन्हें रोज़गार नहीं दिया जाता उन्हें तब तक अलाउंस या एक अलाउंस टाइप का दे दिया जाता है। और मैंने पहले बताया था ग्राम पंचायत जो है इसका फोकस है, एंड जो ग्राम सभा है एंड ग्राम पंचायत है ये इसका फोकस है। ग्राम सभा को पावर दी गई है, एक फोकस है, एक नोडल अथॉरिटी तो नहीं कह सकते पर एक फोकस है कि एक जो मनरेगा के तहत एक ग्राम में ग्राम पंचायत कैन डिसाइड कि कितना काम होगा, कौन सा काम होगा पहले, कौन सा बाद में होगा। मीन्स कि वो ही डिसाइड करेगी कौन सा काम पहले होगा, कौन सा नहीं होगा। गवर्नमेंट बजट देगी पर ग्राम पंचायत ही डिसाइड करेगी पहले रोड बनेगी या टैंक बनेगा। तो ये जो पावर है वो दे रखी है ग्राम पंचायत को। और जो इसके बेनिफिशरी है वो डीबीटी के जरिए इन्हें इनकी सैलरी या जो भी कहीं वेज मिलता है। ओके, तो ये इसकी पॉजिटिव्स हैं। इसके बारे में कुछ नेगेटिव्स भी कई बार इसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है, तो इसके बहुत नेगेटिव भी हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव जो हर बार आपने कई बार सुना होगा कि इनसफिशिएंट अलोकेशन, यानी कि इसका जो बजट है वो इनसफिशिएंट है। मीन्स जितना चाहिए उतना नहीं है। कि एक न्यूज़ के अनुसार कि एक नॉर्मल ईयर में मीन्स जिस ईयर में कुछ एक स्टेबल ईयर में जो मनरेगा का बजट है वो नवंबर से दिसंबर तक एंड हो जाता है। मीन्स जो हमारा जैन फेब मार्च ये 3 महीने हैं, इसमें कहीं ना कहीं मनरेगा के लिए बजट नहीं रहता है। तो ये मेन रीज़न क्या है इसका, क्योंकि बजट इनसफिशिएंट है। इसी कारण से इन 3 महीने में जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब रूरल एरिया के हिसाब से देखें तो ये किसानी के एरिया भी नहीं होता है। इस टाइम पे मजदूर वर्ग जो हमारा खाली रहता है, इस टाइम पे उन्हें काम की ज़रूरत होता है, पर इसी टाइम पे उनके पास काम नहीं होता है क्योंकि मनरेगा के अंतर्गत बजट इतना नहीं होता कि वो जनवरी फरवरी एंड मार्च में मनरेगा के अंतर्गत काम दे सके। और इसी कारण उनके जो वेजेस हैं वो डिले हो जाते हैं, उनकी वेजेस में डिले होती है। एंड उनके वेज रेट, अगला क्रिटिसिज्म है कि उनका जो वेज रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अभी हाल ही में 2020 में यानी 2020 में गवर्नमेंट ने इसका जो वेज रेट है अराउंड 200 रुपीज़ पर डे करा है कि हर दिन 200 रुपये। और एक और इसका क्रिटिसिज्म है कि इसके अंतर्गत जो काम करते हैं वो अनस्किल्ड वर्कर होते हैं। वो अनस्किल्ड वर्कर और लेबर होते हैं। वो जो लेबर होते हैं अनस्किल्ड होने के कारण वो कोई ड्यूरेबल असेट्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं, और इसके कारण जो है गवर्नमेंट का सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है। तो ये जो है ये क्रिटिसिज्म है मनरेगा को लेकर, जो कि हमें पॉजिटिव लेना चाहिए कि अन्य स्किल्ड किया जाए जिससे कि ये और एरिया में भी काम कर सकें। बजट अलोकेट किया जाए, क्योंकि ये मेरे सजेशन है कि अगर मनरेगा के अंतर्गत हम बजट ज़्यादा अलोकेट करेंगे तो वो ग्रामीण इलाके में जो एवरी हाउस होल्ड उसे इम्पैक्ट करता है। इस तरह अगर उसे किसी तरह स्किल्ड करा जाए इस लेबर फोर्स को, तो वो लेबर फोर्स सिर्फ मनरेगा के ही नहीं बल्कि और भी काम कर सकते हैं। मनरेगा में के भरोसे नहीं रहेंगे, फिर वो और भी काम ग्रामीण इलाके में कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेके मनरेगा को काफ़ी ज़्यादा सुधारा जा सकता है। दोस्तों इतना ही था इस लेसन में। धन्यवाद।